गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका हमारे सौंदर्या IAS एकेडमी में स्वागत है दोस्तों। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो शूट किया है दोस्तों। आज की लेक्चर में हम 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। डिटेल में चलेंगे कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था और विद्रोह का क्या परिणाम निकलता है दोस्तों। और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, हमने सभी दो क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया है दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि यह आपके परीक्षा के लिए 100% हितकर सिद्ध होगा दोस्तों। आप वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों। साल टिक का प्रयोग मत करिएगा दोस्तों। अच्छे से एक बार जब समझ में आ जाएगी चीज़ें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करने पर ही सिलेक्शन होता है, शॉर्टकट में किसी का कोई सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों। 1857 चूँकि एक बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों, तो इसको हम 2 वीडियो के अंदर आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। पहला ये होता है कि 1857 का विद्रोह क्या है होता है दोस्तों। विद्रोह का मतलब एक होता है विरोध प्रदर्शन दोस्तों। किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध सिस्टमैटिक रूप से, यानी किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध सिस्टमैटिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से किया गया शांतिपूर्वक जो विरोध प्रदर्शन होता है दोस्तों, इसको हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और जब यह शांतिपूर्वक जो सत्याग्रह किया जाता है दोस्तों, अगर यह शांति तरीके से न किया जाए और यह विद्रोह कर किया जाए, हमेशा व्यवस्था के विरुद्ध किया जाता है, तो इसी को हम आंदोलन कहते हैं दोस्तों। यानी आंदोलन में किसी व्यवस्था के खिलाफ क्रमबद्ध किया गया विरोध प्रदर्शन होता है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, जिस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया जाता है, अगर वह कार्य मनवाने में सफल हो जाते हैं, यानी सफल हो जाते, सफलता, विरोध प्रदर्शन का सफलता क्रांति कहलाता है दोस्तों। ध्यान रखना, जबकि विरोध प्रदर्शन की असफलता विद्रोह कहलाता है दोस्तों। अच्छा, जैसे देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्या वह सफल हुआ था दोस्तों? नहीं हुआ था, फेल हो गया था। इसलिए उसे 1857 का विद्रोह कहते हैं दोस्तों। क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्रांति शब्द गलत है दोस्तों। दूसरी तरफ 1947 जो फ्रीडम मूवमेंट चला था दोस्तों, ये क्या सफल हुआ था? हाँ, ये बिल्कुल सफल हुआ था दोस्तों, और हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रांति बोलेंगे। तो पहला तो हमें ये विद्रोह और क्रांति शब्द से क्लियर हो गया दोस्तों। बहुत सारे लोग अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीजें हो गई दोस्तों। अब अंग्रेज हम भारतीयों को विद्रोही शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, लेकिन हम अपने देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी की दोस्तों, उनके लिए विद्रोही शब्द का प्रयोग करना अनुचित होगा दोस्तों। तो हम लोग उनके लिए क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग ही करेंगे दोस्तों। ये हमारी विचारधारा है, हमारी नेशनलिज्म विचारधारा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मतलब तो यहाँ पे विद्रोह, वहाँ पर क्रांति ही होता है दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना है, खासकर बड़े एग्जामिनेशन में, सिविल वगैरह में यहाँ पे से डायरेक्ट इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे दोस्तों। नेक्स्ट रीजन पे हम देखेंगे तो 1857 के विद्रोह की कोई एक कारण नहीं है दोस्तों, और न तो यह विद्रोह किसी एक दिन का परिणाम था दोस्तों। इसके कारण है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, ये बहुत सारे कारण थे दोस्तों। 1857 के विद्रोह की जो पृष्ठभूमि थी दोस्तों, ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद से बनना आरंभ हो गई थी दोस्तों। और यह अंग्रेजों ने भारतीयों को जिस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सैन्य और जिस तरह से एक्टिविटी की, उन्हीं सब का परिणाम था दोस्तों। उन्हीं सब के कारण भारतीयों का जो गुस्सा फूटा था अंग्रेजों के विरुद्ध, वही 1857 के रूप में दोस्तों दिखाई पड़ता है। अब हम इसके जितने कारण हैं दोस्तों, वैसे इन सब कारणों को भी जानना जरूरी है दोस्तों। अब हम लोग सीधे 57 पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। 1 बाय 1 जहां पर हम लोग छोड़ते हैं, वही हमारे एग्जाम का क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना दोस्तों। पहला हमने बताया सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या था दोस्तों? जैसे सती प्रथा, नर बलि प्रथा, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
अंग्रेजी शिक्षा लागू करना, रंग भेदी नीति, ये सभी ऐसे सामाजिक कृत्य थे जिनके कारण, अंग्रेजी नीतियों के कारण भारतीयों में संतोष की भावना थी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है सती प्रथा। इसके बारे में एक लाइन जान लो दोस्तों। सती प्रथा क्या है? हस्बैंड की मृत्यु के बाद, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उस डेड बॉडी के साथ यानी लाश के साथ जलना पड़ता था दोस्तों, सबको पता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख भानुगुप्त के रण अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा को दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा रूल नंबर 17 1829 में प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों। ये उस समय के लिए तो बहुत ही अच्छा था दोस्तों, कुप्रथा समाप्त हुआ, ये अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन समाज का एक तबका इससे नाराज होता है दोस्तों, जो सती प्रथा के समर्थन में था। ठीक है दोस्तों, तो यह एक कारण है। इसके साथ नरबलि प्रथा। नरबलि प्रथा का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे देश में देवी माँ को खुश करने के लिए बलि दिया जाता है दोस्तों, कुछ इसी से संबंधित था दोस्तों। ये भी बहुत दिन से प्राचीन काल से चलती आ रही थी दोस्तों प्रथा। अंग्रेजों ने 1844-45 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दोस्तों इसको प्रतिबंधित कर दिया गया और यह प्रथा भी समाप्त हो गई। इसी तरह दास प्रथा है दोस्तों। दास प्रथा की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी ही है पूरी दोस्तों, लेकिन वो दास का मतलब नौकर नहीं होता है दोस्तों, वह दास अलग है, गुलाम अलग है, गुलाम नाम का गुलाम है दोस्तों। वहाँ पे गुलाम का मतलब ये है कि छोटे बच्चे को पालना और अपने बच्चे जैसा कैपेबल बनाना। वो बच्चा जीवन भर जो पाला रहेगा उसके प्रति ईमानदार होता था दोस्तों। और बाद में हमने ये भी देखा है कि उन गुलामों के साथ राजवाड़े जो होते थे अपनी बेटियों की शादी भी करते थे। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे दास का मतलब नौकर नहीं है, लेकिन बाद में जो दास प्रथा या दास का मतलब सर्वेंट ही है दोस्तों, जिसे अकबर ने 1564 में प्रतिबंधित किया था दोस्तों। बाद में अंग्रेजों ने भी दास प्रथा को बैन किया था। इससे कुछ उच्च क्लास के लोग काफ़ी नाराज थे दोस्तों और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों। विधवा पुनर्विवाह का मतलब ये होता है दोस्तों कि पहले हमारे यहाँ यह कुप्रथा थी कि अगर किसी मतलब स्त्री का पति अगर मर गया तो उसकी शादी नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो बंगाल से संबंधित हैं दोस्तों, इन्होंने इनके प्रयास से दिसंबर 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास किया गया था दोस्तों, जिसमें विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी और विधवा का अगर कोई पुत्र है तो जिससे विवाह होगा उसका ओरिजिनल या रियल सन माना जाएगा दोस्तों। तो यह प्रथा थी। इसके साथ अब ये तो हो गया। दूसरा राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण दोस्तों क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडी अलायंस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? सब्सिडी अलायंस। दूसरा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और क्या किया गया था? और अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों राजवाड़ों के पेंशन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था। ये सब ऐसे कारण थे, राजनीतिक कारण थे, जिससे चूंकि उस समय के जो जनता थी, उस समय के जो लोग थे, वो राजवाड़ों के प्रति, राजा के प्रति बहुत ईमानदार होते थे दोस्तों। और जब राजा पे इस तरह से अंग्रेजों ने शिकंजा कसना शुरू किया दोस्तों, तो उस राजा के नेतृत्व में उस क्षेत्र की जो जनता थी उनके मन में पर्याप्त गुस्सा व्याप्त होता है दोस्तों, जिसका रिजल्ट 1857 के रूप में दिखाई पड़ता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पे सहायक संधि को थोड़ा सा जान लेते हैं। सहायक संधि क्या है? सब्सिडी अलायंस क्या है दोस्तों? सहायक संधि के अंदर दोस्तों जो ब्रिटिशर थे वो देशी रियासतों से समझौता करते थे और उस समझौता के द्वारा अपनी सर्वोच्चता भी सिद्ध कर लेते थे दोस्तों और राजवाड़ों में आपस में लड़ाते थे दोस्तों, एक दूसरे से लड़ाकर उसके रियासत को कब्जा कर लेते थे दोस्तों। इस तरह से नीति लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दोस्तों बड़े पैमाने पर रियासतों के साथ किया गया था दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सहायक संधि की जब बात होती है सब्सिडी अलायंस की, तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले के द्वारा ही सहायक संधि पहली बार आरंभ की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा आरंभ की गई थी? डुप्ले के द्वारा सहायक संधि आरंभ की गई थी दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना है। इसी को लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में रियासतों के साथ अप्लाई किया था दोस्तों। अच्छा भाई, आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन है?
तो पहला राज्य है दोस्तों हैदराबाद, यह 1798। इनका सन जरूर रटना है दोस्तों, ये पूरा पार्ट। यहाँ से आपके सहायक संधि और सहायक संधि संबंधित ये जितने तथ्य हैं ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन में आ चुके हैं दोस्तों। इसको रट्टाफिकेशन कर लेना है, आपको समझना भी है। हैदराबाद के साथ 1798 में की गई थी दोस्तों, मैसूर तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में दोस्तों, पेशवा के साथ 1802 में। पेशवा के साथ एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, ध्यान रखना कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था। तो कौन था दोस्तों? पेशवा था। ध्यान रखना, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा अगर पूछा जाएगा तो गोला भरना है पेशवा को। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा जा चुका है सिविल में और इसके साथ में रेलवे में भी बहुत बार आया है दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं कि इनको सन में बताना काफ़ी कठिन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज किया गया है। पेशवा 1802, बरार और भोसले 1803, सिंधिया 1804। इस तरह से इन राजवाड़ों को सहायक संधि के द्वारा अपनी ओर विलेजली मिलाता है दोस्तों। दूसरा जो पार्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, इसी को व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं। कौन सी नीति दोस्तों? व्यक्तिगत का सिद्धांत। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति है दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारतीय देशी रियासतों को 1 by 1 किसी न किसी ब्लेम में अपने राज्य में मिलाने की प्रथा थी दोस्तों। यानी लॉर्ड डलहौजी जिसे भारत में रेल रोड डाक तार का जन्मदाता बोला जाता है दोस्तों। उसने क्या किया था? भारतीय राजवाड़ों को कोई न कोई दोषारोपण लगाकर उनकी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य करता था। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि पहली बार किस रियासत को मिलाया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना, सतारा को 1848 मिलाया गया। जैतपुर जो प्रेजेंट का बुंदेलखंड है दोस्तों, संभलपुर जो उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, इसे 1849 में मिलाया गया। बधार जो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, 1850 में मिलाया गया। झांसी को 1853 में मिलाया गया दोस्तों। नागपुर को 1854 में मिलाया गया। इस तरह से मिलाया गया। अब यहाँ पे कैसे मिलाया गया दोस्तों? जैसे हमने बताया था कि अवध की बात करें तो यहाँ पे क्रू प्रशासन का आरोप लगाया गया था कि आपका शासन अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए मिला लिया गया, झूठ मूठ का। झांसी को लखनऊ को उत्तराधिकार के आरोप मिलाया गया। झांसी को इसलिए मिलाया गया क्योंकि महाराजा गंगाधर राव जो थे दोस्तों, वो जब इनकी शादी होती है, शादी के बाद इनका डेथ हो जाता है दोस्तों, और रानी का कोई संतान नहीं रहता, तब कि रानी का कोई पुत्र नहीं, इसलिए उनके राज्य को मिला लिया जाएगा। रानी ने, जबकि दोस्तों हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार गोद प्रथा यहाँ पर एक्सेप्टेबल है दोस्तों, तो रानी ने दामोदर राव नामक एक छोटे से बच्चे को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस गोद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और रानी के राज्य को दोस्तों उन्होंने अपने शासन में मिला लिया दोस्तों। सेम इसी तरह से जो अवध के नवाब थे दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो उनकी जो अवध के नवाब की जो उनकी रानी थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, उस बेगम हजरत महल के पेट में दोस्तों उस समय दामोदर इनका बेटा था दोस्तों, जो लखनऊ के थे, इनका बेटा था दोस्तों, जिनका नाम क्या था? इनका बेटा था दोस्तों, जिनका नाम देखिए ध्यान में है, निकल रहा है, बता दे रहे हैं, बिरजिस कादिर था। तो अंग्रेज इसको रियल सन नहीं मानते थे दोस्तों, और फिर इसी ब्लेम से इनको कैप्चर कर लेते थे दोस्तों। क्योंकि बिरजिस कादिर छोटा था, इसलिए अंग्रेज उसको स्वीकार नहीं करते कि ये राजा का लड़का है, और उनके राज्य को कैप्चर कर लेते हैं दोस्तों। तो इसलिए झांसी की जो थी वो विद्रोह में शामिल होती है, वो लखनऊ की भी विद्रोह में शामिल होती है दोस्तों। तंजौर के शासक की उपाधि छीन कर ले लेते। इस तरह से दोस्तों कोई ना कोई किसी को लोन देकर दोस्तों अपने राज्य मिला लेते, यानी कुल मिला के किसी न किसी ब्लेम के द्वारा अंग्रेज इन भारतीयों को अपनी ओर ब्लेम लगाकर अपनी ओर मिला लेते थे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे धार्मिक कारण क्या थे।
धार्मिक कारण, पहला ये कारण था दोस्तों कि ईसाई धर्म का प्रचार। जब हम भारत देश की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। अगर बात करें कमोबेश, वैसे तो बहुत सारे धर्मावलंबी हैं, लेकिन मोटे तौर पे बात करें तो हिंदू मुस्लिम की प्रधानता है दोस्तों भारत में। और अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों 1813 में इंग्लिश मिशनरियाँ के द्वारा अपने धर्मांतरण कराना तेजी से आरंभ हुई थी दोस्तों, जिसके कारण हमारे देश में बड़े पैमाने पे दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते भी दिखाई देते हैं। आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसके कारण भी जो उनकी मिशनरियाँ 1813 से हमारे देश में धर्मांतरण करा रही थी, किसी न किसी लालच के कारण, इसके कारण दोस्तों हमारे देश में लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा व्याप्त था, चूंकि कन्वर्जन कराने वाले हिंदू और मुसलमान के लोग ही कन्वर्ट होते थे दोस्तों। ठीक है, भारतीय धर्म में हस्तक्षेप दोस्तों। अब भारतीय जो धार्मिक कृत्य हैं दोस्तों, जैसे पूजा पाठ के लिए मंदिर जाना, फिर धार्मिक और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे धार्मिक ये सती प्रथा हो गया, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो अंग्रेज इसको कहते थे कि ये बेकार चीज़ें हैं, ये हमारे भगवान को, हमारे इस तरह की चीज़ों को वो इंसल्ट करते थे दोस्तों समय समय पर, जो जिससे हमारे जब धर्म पर आघात होता था दोस्तों, इससे भारतीय जो लोग थे अंग्रेजों के प्रति, चूँकि बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा व्याप्त हो जाता था दोस्तों। जो धार्मिक हमारे प्रतीक थे दोस्तों, जैसे तिलक लगाना, साफा बांधना, ये हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में ऐसे ही अपने अपने एक अलग प्रतीक थे दोस्तों। अंग्रेजों के द्वारा उसकी अवहेलना की जाती थी दोस्तों, वो भी समाप्त किए जाते थे। ये भी एक प्रमुख कारण था। आर्थिक कारण में हम देखेंगे कि दोस्तों जजमानी मोड ऑफ प्रोडक्शन, जजमानी व्यवस्था। दोस्तों जजमानी व्यवस्था क्या है दोस्तों? प्राचीन काल से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो जजमानी व्यवस्था पर डिपेंड थी। यानी दोस्तों एक गांव में ही जैसे हमारी जितनी रिक्वायर की चीज़ होती है, एक गांव के लेवल पर नाई होता था, वो बाल काटता था, उसके एवरेज में किसान उसको क्या देता था? अनाज देता था। कपड़ा बनाने वाले कपड़ा बनाएंगे, उसके एवरेज में किसान खरीदेगा, उसको अनाज देगा, नाई बाल उसका काटेगा। इस तरह से जितने फिर चर्मकार होते थे दोस्तों, वो शूज चप्पल वगैरह बनाते थे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा लोग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में ही कर लेते थे। पंडित जी आएंगे दोस्तों, आपके घर पूजा पाठ कराएंगे, उसके एवरेज में किसान के घर गए, किसान अनाज दे देगा, और चर्मकार के घर गए सूज मिल जाएगा दोस्तों, और कपड़े वाले के घर गए कपड़ा मिल जाएगा। इस तरह से जिसके घर जाएंगे वो चीज़ें ले लेंगे। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी थी दोस्तों जो सेल्फ डिफेंस इकोनॉमी थी दोस्तों, जिसके कारण भारतीय इकोनॉमी मजबूत होती दिखाई देती है दोस्तों। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है कि रेवेन्यू सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो व्यवस्था लाई गई दोस्तों, जिससे कि किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है दोस्तों, और किसान किसी भी तरह से जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है दोस्तों, सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। इस तरह से किसान का पलायन देखते हैं दोस्तों। और जजमानी व्यवस्था जब समाप्त हो जाती है दोस्तों, तो जो दूसरे कृषिगत क्षेत्र हैं दोस्तों, उनका भी भार कृषि पे होता है। और अंग्रेज क्या करता है दोस्तों? किसानों को जबरदस्ती रॉ मटेरियल, कैश क्रॉप, कच्चे माल की खेती कराता था, उसको ब्रिटेन ले जाता था दोस्तों। उससे उतना पैसा नहीं दे पाता था जिससे किसान अपने खाने पीने की चीज़ें जुटा सकते। और इन सब रीजन के कारण, ये सब ऐसे आर्थिक कारण है दोस्तों जो किसानों को भी इस आंदोलन में शामिल करने के लिए मजबूर कर देते हैं दोस्तों। सैन्य कारण को हम लोग देखेंगे दोस्तों। सैन्य कारण क्या है दोस्तों? पहला सैन्य कारण ये दिखाई पड़ता है दोस्तों, चूंकि अंग्रेज के जो ये थे दोस्तों राज्य थे, यानी साम्राज्य था, औपनिवेशिक जो नीतियां थी दोस्तों, उनका साम्राज्य सिर्फ भारत में ही नहीं, कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था दोस्तों। तो अंग्रेजों का राज्य लगभग पूरे विश्व में फैल चुका था दोस्तों। ऐसे कंडीशन में युद्ध करने के लिए, कब्जा करने के लिए दोस्तों सिपाही की जरूरत होती है। और आप लोग जानते ही हो कि भारत आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से जनसंख्या के लिए अच्छा खासा पॉपुलेशन है दोस्तों। आप लोग जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी कुल जनसंख्या है
उतना हम लोगों का हर साल प्लस होता है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे देश की जनसंख्या हमारे छोटे छोटे राज्यों के बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कुल मिला के दोस्तों कि जनसंख्या में भारत हमेशा से ही ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों। तो अंग्रेज क्या करते थे, हम भारतीयों को सोल्जर में बड़े पैमाने पे भर्ती करते थे और इन सिपाहियों को दोस्तों समुद्र पार ले जाते थे। और हमारे धर्म में ये था दोस्तों कि समुद्र पार ले जाना सिपाहियों के लिए कुछ इस तरह से होता था दोस्तों, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति रेपिस्ट रेप के केस में फंस जाए, इतने गंदे केस में फंस जाए, तो जब अपने रिलेशन में जाता है, अपने घर आता है, तो उसके साथ लोग किस तरह का बिहेव करते हैं आप लोग समझ सकते हैं कि यही है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों कि जो हमारे सिपाही समुद्र पार जाते थे उनके साथ भी इसी तरह का बिहेव होता था दोस्तों। क्योंकि जो समुद्र पार के जो देश थे दोस्तों वो ओपन कल्चर को बिलोंग करते थे। किस कल्चर को? ओपन कल्चर, खुला कल्चर था दोस्तों। वहाँ पे हमारी सभ्यता जैसा नहीं था। हमारी सभ्यता में माँ का अलग रिस्पेक्ट है, बहन का अलग है, पत्नी का अलग है, और इस तरह से सबका संबंध बना हुआ है दोस्तों। और उससे हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है जो हमें मानसिक संतुष्टि देने का कार्य करती है दोस्तों, जो हमारे धर्म का मुख्य आधार है। जबकि जो समुद्र पार के देश है, वेस्टर्न कंट्री है दोस्तों, ओपन कल्चर है, वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अच्छे से बताएंगे दोस्तों। आप लोग खुद बिलीव कर लोगे कि इसका मतलब क्या है दोस्तों। भारतीय सैनिकों का दूसरा रीजन क्या दिखाई पड़ता है दोस्तों? भारतीय सिपाहियों का जो वेतन भत्ता मिलता था दोस्तों वो अंग्रेजी सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम होता था। भारतीय सिपाहियों को ये लोग प्रमोशन नहीं करते थे, हमेशा हीन भावना से देखते थे। जबकि भारतीय सिपाही कितना भी कैपेबल हो जाए दोस्तों, सूबेदार से ऊपर का रैंक नहीं पा सकता था। जबकि ब्रिटिशर अनकैपेबल होने पर भी ये सब पद आसानी से प्राप्त कर लेते थे दोस्तों। इन सब कारण से भी और इनके साथ ही भारतीय सिपाहियों में जैसे हमने बताया दोस्तों, चंदन लगाना, साफा बांधना, ऐसे कुछ प्रसिद्ध कृत्य थे दोस्तों जो प्राचीन काल से करते थे। आज अंग्रेजों के शासन में ये सभी हटा दिया गया दोस्तों, जिससे भारतीयों के मन में असंतोष की भावना दिखाई पड़ती है। तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? एनफील्ड राइफल का प्रयोग। एनफील्ड राइफल क्या था दोस्तों? दिसंबर 1856 में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग यहाँ का गवर्नर जनरल बन के आता है दोस्तों। वो क्या करता है, ब्राउन बेस गन के स्थान पर एनफील्ड राइफल आता है दोस्तों। और जब एनफील्ड राइफल आता है तो उस राइफल में दोस्तों कारतूस डालने से पहले उसे मुंह से छीलना पड़ता था दोस्तों। एनफील्ड राइफल में कारतूस डालने से पहले दोस्तों मुंह से छीलना पड़ता था। और उस कारतूस को छीलने के लिए जब छील दिया जाता था दोस्तों तो कारतूस को लुब्रिकेंट, चिकना बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए दोस्तों? लुब्रिकेंट बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए गाय व सुअर के चर्बी का प्रयोग होता था दोस्तों। गाय आप लोग जानते हो, गाय क्या है? हिंदुओं की माता है। गाय माता के प्रति हिंदुओं की विशेष आस्था रहती है दोस्तों। ठीक है, हम लोगों का मानना है कि हमारे जो भगवान हैं 33,000 कोटि जो देवता हैं वो गाय के शरीर में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, इसलिए गाय हमारी आस्था का परिणाम है। तो दूसरी तरफ दोस्तों जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज है, उसके लिए सुअर को वे लोग हेय दृष्टि से देखते हैं। सुअर को ये लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते दोस्तों। ऐसी कंडीशन में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होना हिंदू व मुस्लिम धर्म दोनों की धर्म पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाना होता है दोस्तों। और यही जो कारण था, यही तत्कालीन कारण आंदोलन का एक प्रमुख रीजन बनता है दोस्तों। दूसरा, मंगल पांडे जो सबसे पहले दोस्तों इसका विरोध करते हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाती है दोस्तों। इस फांसी के कारण जो सैन्य थे, जो सोल्जर थे दोस्तों, जो किसान थे, जो मध्यम वर्ग थे दोस्तों, वो आंदोलन में भाग लेते हुए दोस्तों दिखाई देते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हमने 1857 के कारण पे अच्छे से डिस्कस किया है। कारण से ही आपके आस जितने भी इधर क्वेश्चन बने, जैसे आईएएस की बात अगर करें, किसी भी स्टेट का पीएससी की बात करें, या एनालिसिस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन बने, चाहे एसएससी के भी हो दोस्तों, सब यही पार्ट से बन रहे हैं जो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते। जो जीएस में ये रिजल्ट होता है कि 25 क्वेश्चन आ रहा है तो कोई बच्चा कितना भी कैपेबल बन जाए 12, 13, 14 से ज़्यादा नहीं कर पाता दोस्तों। उसका मेन रीजन यही है।
और किसी भी परीक्षा में दोस्तों अगर रेलवे की बात करें तो 80%, स्टेट की बात करें 80%, 80% क्वेश्चन नहीं कवर करोगे दोस्तों तो सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। और सरल क्वेश्चन सबको आता है, यही क्वेश्चन कठिन है। ठीक है, अब हम लोग 1857 के कारण हमने बता दिया। अब 1857 के रिवोल्ट का आरंभ हम लोग देखेंगे। हमने जैसा बताया कि दिसंबर 1856 में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ब्राउन बेस गन के स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया गया दोस्तों। इसमें जो कारतूस डाला गया वो दोस्तों, कारतूस डालने से पहले गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था दोस्तों, जो स्नेहक का काम करता था। और इससे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म की आस्था जो थी दोस्तों, आस्था भंग होती थी, जो विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण था दोस्तों। केस कुछ ऐसा था दोस्तों, इसकी एक बेसिक अब एक कहानी हम लोग देखेंगे दोस्तों। हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, ये चीज़ें भावना फैली थी, सिपाहियों के द्वारा अपने अधिकारियों से पूछा गया था। अधिकारियों बार बार इसको मना किए थे दोस्तों कि नहीं नहीं मैं आपके धर्म को नहीं नष्ट कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में ऐसा ही कर रहे थे। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों बेसिक चीज़ें। एक दिन मार्च 1857 का दिन था दोस्तों। मंगल पांडे जो बलिया से संबंधित हैं दोस्तों, यूपी का बलिया प्राचीन काल से ही क्रांतिकारी पृष्ठभूमि रही है दोस्तों। यहाँ के चित्तू पांडे, मंगल पांडे, ये सब बहुत फेमस नाम है दोस्तों, हमेशा अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे दोस्तों। तो यूपी बलिया के मंगल पांडे जी थे दोस्तों। ये 34वीं बटालियन बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के दोस्तों सोल्जर थे। ये सुबह कहा गया है कि ये भगवान वहीं पर एक कुआं था दोस्तों, वहाँ पर स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे रहे थे। तभी एक छोटी कास्ट का व्यक्ति इनसे पानी मांगता है दोस्तों, और जब पानी मांगता है तो ये उस समय जल दे रहे थे, अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को दोस्तों। इनका आंख बंद था, जब इनकी आंख खुलती है दोस्तों तो सामने वह खड़ा था। जिस बात से ये नाराज होते हैं दोस्तों, तो वह व्यक्ति इन पर कमेंट करता है कि आप धर्म को मानते हो, भी चर्बी वाला कारतूस मुँह से छीलोगे। इसी बात से गुस्से में आते हैं दोस्तों, चूँकि पंडित जी थे ही, पांडे थे ही, बलिया से संबंधित ही हैं दोस्तों, धर्म के प्रति एकदम पक्के होते हैं दोस्तों, पक्के भी हैं। ऐसी कंडीशन में ये 23 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी का दिन है दोस्तों। इस दिन ये सुबह सुबह 8 बजे परेड करने के लिए जाते हैं। अब परेड करते हैं, पहला कारतूस दोस्तों, जैसे ही कारतूस भरते फायरिंग करने वाले होते हैं, तभी गुस्से में लेफ्टिनेंट ह्यूसन सामने खड़ा था दोस्तों। ये लेफ्टिनेंट ह्यूसन को शूट कर देते हैं और लेफ्टिनेंट ह्यूसन ऊपर चला जाता है दोस्तों। लेफ्टिनेंट ह्यूसन के जाने के बाद दोस्तों ये अपने बंदूक के कुंदे से लेफ्टिनेंट बाग के सर पे वार करते हैं। बाग भी लेफ्टिनेंट के साथ जाता है दोस्तों। जैसे ही ये दोनों की हत्या करते हैं, वैसे ही दोस्तों मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर छावनी में ही दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और फांसी की सजा पाने वाले ये भारतीय इतिहास में पहले क्रांतिकारी हो जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, जब कभी पहले क्रांतिकारी की बात आए तो मंगल पांडे को ही गोला भरना है दोस्तों। अच्छा भाई, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, नोट में ये लिखे हैं हमने, ध्यान रखना। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ध्यान रखना दोस्तों, मंगल पांडे को गोला नहीं भरना है, बैरकपुर छावनी को नहीं मानना है। क्यों? इसलिए नहीं मानना है कि विद्रोह क्या माना जाता है, किसी भी व्यवस्था के खिलाफ किया गया सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध प्रदर्शन को ही विद्रोह के अंदर रखते हैं। और यहाँ मंगल पांडे को गुस्सा लगी, गोली मार दिए। यहाँ पे सिस्टमैटिक नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको विद्रोह का आरंभ नहीं माना जाता है। विद्रोह का आरंभ दोस्तों मेरठ से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? मेरठ से। 1857 का विद्रोह कभी एग्जाम में पूछे तो मेरठ से मानना है दोस्तों। अच्छा भाई, अब हम लोग विद्रोह का आरंभ देखेंगे। 1857 का विद्रोह दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ के 20 NI बटालियन के सिपाहियों के द्वारा आरंभ किया गया। ये सिपाही दोस्तों सर्वप्रथम अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर देते हैं
11 मई को ये सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं दोस्तों। दिल्ली पहुंचकर दिल्ली में जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर उनको पराजित करते हैं एंड कैप्चर द दिल्ली, और दिल्ली को क्या कर लेते हैं दोस्तों, कब्जा कर लेते हैं। कौन कब्जा करता है, मेरठ के सिपाही। 10 मई को विद्रोह आरंभ करते हैं, 11 मई को दिल्ली को भी कब्जा कर लिए। और उस समय जो अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों, बहादुर शाह जफर, जो 82 वर्ष की उम्र में दोस्तों अंतिम समय अपना गिन रहे थे, उन्हें ये सिपाही भारत का नवाब या भारत का शासक घोषित करते हैं दोस्तों। और जैसे ही ये 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित करते हैं दोस्तों, बहादुर शाह जफर खुश हो जाते हैं और शहंशाह की उपाधि धारण करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक शब्द आता है दोस्तों जफर। जफर शब्द से क्या मतलब है दोस्तों, ये जफर नाम से शायरी लिखते थे दोस्तों। बहादुर शाह जफर जो थे दोस्तों, ये जफर नाम से शायरी लिखते थे, इसलिए इन्हें जफर बोला गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जब शहंशाह की उपाधि ले लेते हैं दोस्तों और अपना असिस्टेंट बख्त खां को बनाते हैं। बख्त खां असिस्टेंट का मतलब दोस्तों कि जितने भी क्रांतिकारी 1857 में अलग अलग जगह से नेतृत्व करेंगे, जैसे हम देखते हैं कुंवर सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई है, बख्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। तो उन सबका जो प्रमुख सेनापति था दोस्तों, वो बख्त खां है दोस्तों। चलिए भाई, दूसरी चीज़ क्या करते हैं दोस्तों, 1857 का प्रतीक कमल और रोटी को बनाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, उस समय क्रांतिकारियों के साथ ही मतलब वो भी थे, गद्दार भी देश में पल रहे थे दोस्तों, आज भी हैं, पहले भी थे दोस्तों। इन गद्दारों के कारण ही हमारा देश हमेशा फंसता चला आ रहा है दोस्तों। तो उस समय भी हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, इनके अलावा बहुत सारे गद्दार भारत में ऑलरेडी थे दोस्तों, जो विद्रोह में हमेशा अंग्रेजों का साथ किए हैं दोस्तों। तो इन देशद्रोहियों से क्रांतिकारियों को अलग करने के लिए दोस्तों इन्होंने कमल और रोटी को सिंबल बनाया था दोस्तों। कमल के द्वारा एक सैन्य टुकड़ी जब दूसरे सैन्य टुकड़ी को मिलती थी और यह प्रूव करती थी कि नहीं मैं क्रांतिकारी हूं, तो चुपके से कमल दिखाती थी दोस्तों। ठीक उसी प्रकार क्रांतिकारी का बिगुल बजाने के लिए दोस्तों एक गांव का चौकीदार जब दूसरे गांव के चौकीदार से मिलता था और क्रांतिकारी गतिविधियां शेयर करता था दोस्तों, तो वह रोटी दिखाकर शेयर करता था दोस्तों। इस तरह से 1857 का प्रतीक दोस्तों कमल और रोटी बन जाता है दोस्तों। इस तरह से बहादुर शाह जफर जी ये कार्य करते हैं। उसके बाद बहादुर शाह जफर जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट निकलसन व हडसन दोस्तों, निकलसन और हडसन जो था वो इनको बहादुर शाह जफर को पराजित करता है दोस्तों। ये हुमायूं के मकबरे के पास छिपते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, हुमायूं का मकबरा की नकल देखकर ताजमहल बना है दोस्तों। दूसरा, हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मकबरा है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक मुगल शहजादों को दफनाया गया है दोस्तों। तो बहादुर शाह जफर भी विद फैमिली पूरे परिवार के साथ मकबरे में शरण लेता है, छिपता है दोस्तों। निकलसन हडसन पीछा करते आता है और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लेता है। बाकी परिवार के सभी सदस्य को 6 इंच गायब कर देता है दोस्तों और इनको रंगून निर्वासित कर देता है। रंगून प्रेजेंट में म्यांमार बर्मा में है दोस्तों। और यह 82 वर्षीय व्यक्ति रंगून में अपनी दम तोड़ देता है दोस्तों। वहीं पर काला पानी होता है, वहीं पे ये मर जाते हैं दोस्तों। इन्हीं के मकबरे पर एक कथन लिखा है दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना है कि जफर इतना बदनसीब था कि उसे अपने मातृभूमि का 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि दोस्तों लेक्चर बड़ा है, इसको समझाने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। थैंक यू क्लास। आप लोग इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन ऐड करेंगे दोस्तों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। थैंक